हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी हिंदी साहित्य। मेरा नाम कविता है। मैं एमए बीएड सीटेट और यूजीसी एनटी नेट क्वालिफाइड हूँ हिंदी सब्जेक्ट से। फ्रेंड्स, हम तैयारी कर रहे हैं एनटी यूजीसी नेट की हिंदी सब्जेक्ट से। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखिए, वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। और इससे पहले मैं आपके लिए स्टडी नोट भी डाल चुकी हूँ, वो भी जाकर चेक कीजिए, उससे आप बहुत काम आएंगे, आपकी बहुत मदद होगी पेपर में फ्रेंड्स। और वो हर एक पेपर के लिए है। ये मैं जो पढ़ाई करा रही हूँ फ्रेंड्स आपको, वो सारे एग्ज़ाम के लिए है, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, या एनटी यूजीसी नेट हो, या बीएड एग्ज़ाम हो, कोई भी हो फ्रेंड्स, ये सभी के लिए जिसमें हिंदी आती है, या यूपीएससी की तैयारी हो जिसमें हिंदी आती है, उन सभी के लिए ये तैयारी है। ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स, इकाई 3 पढ़ रहे हैं हम साहित्य शास्त्र की। इससे पहले हमने संस्कृत आचार्यों के अनुसार काव्य प्रयोजन को पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे पाश्चात्य चिंतकों के अनुसार। और फ्रेंड्स, काव्य प्रयोजन का मतलब क्या होता है कि काव्य हम किस कारण से करते हैं, काव्य को हम क्यों बनाते हैं, मतलब क्या कारण है कि हम कविता को रचते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स ये है कि जो मनोविज्ञान और मनोविश्लेषण वाली शास्त्र हैं, शास्त्री थे जो उन्होंने ये भी इसके लिए सहायक रहे हैं कि भाई जो कवि मानस की सृजन प्रक्रिया है उसको दूर से ही जानने समझने की उन्होंने भी कोशिश की है। और समाजशास्त्र, सौंदर्य शास्त्र, मार्क्सवाद भी इस काव्य का प्रयोजन के अंतर्गत मूल्य चेतना पर विचार किया है उन्होंने भी। और पश्चिम में काव्य प्रयोजन को लेकर क्या है, दो दृष्टियाँ सक्रिय रही है। क्या रही है? दो दृष्टियाँ सक्रिय रही है। कौन कौन सी रही है फ्रेंड्स? ये देखिए आप, इसमें दो दृष्टि कौन सी है? ये तो संस्कृत आचार्य के अनुसार पाश्चात्य निकालती हूँ मैं अभी। ये देखिए, दो सृष्टियाँ है, कला कला के लिए और कला जीवन के लिए। ये नोट कर लीजिए। पश्चिम वालों ने क्या कहा है काव्य प्रयोजन को लेकर, दो बातें उनके सक्रिय रही है। एक कला कला के लिए और कला जीवन के लिए, दो बातें पाश्चात्य शास्त्रों के अनुसार। ओके फ्रेंड्स, काव्य प्रयोजन के लिए। अब काव्य प्रयोजन पर जब विचार किया उन्होंने इतिहास को ध्यान में रखकर किया। अब ये देखिए, प्लेटो है, जो प्लेटो का समय नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, इस समय के अनुसार पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, इनका काल के अनुसार मैच करना क्यों दे देंगे ये आपको कोई भी पाश्चात्य शास्त्र का, तो इसलिए मैं बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए और वीडियो को बिना स्किप किए पढ़ा कीजिए, क्योंकि आपके बहुत काम आने वाले हैं ये वीडियो। ये देखिए, प्लेटो का समय देख लीजिए। अब प्लेटो का जो समय था वो 427 से 347 ईसा पूर्व का आविर्भाव एथेंस के पतन काल में हुआ था इनका। आध्यात्मिक और नैतिक हास्य के इस युग में प्लेटो की मूल चिंता क्या थी? आदर्श राज्य की स्थापना करना था इनका। नागरिकों को उचित शिक्षा, चरित्र निर्माण, नैतिक आदर्शों के द्वारा नैतिक मूल्यों की महत्व प्रतिष्ठा पर आधारित थी प्लेटो की जो दृष्टि थी। प्लेटो के मत के विषय में यह सर्वविदित है कि वे सत्य और शिव लोक मंगल को आधार बनाकर ही काव्य की निंदा करते हैं। प्लेटो का कवि के विरुद्ध निर्णय कवियों के लिए आदर्श राज्य में प्रवेश निषेध ही है। इसलिए है कि देवी प्रेरणा से विषेपावस्था को प्राप्त कवि पाठक की भावनाओं को उत्तेजित करता है, भड़काता है, अनियंत्रित करता है, फैलाता है, उन्हें सुखाकर अनियंत्रित करता है, और उनको सुखाकर क्या कर देता है? नियंत्रित नहीं करता, बल्कि उनको और क्या कर देता है? अनैतिक स्वभाव हानिकारक है इनका कविता का। मान लो फ्रेंड्स, जैसे कि कविता, कोई भी कविता है, उससे कुछ अनैतिक हो रहा है, जैसे कोई कोई भी कविता किसी भी तरह की, अगर मानव के पर वो बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव डालती है, अगर जो उसको पढ़ेगा मानव, तो उस पर अगर अनैतिकता है तो वो अनैतिक को ही ग्रहण करेगा, और नैतिकता है तो वो नैतिकता को ही ग्रहण करेगा। इसलिए प्लेटो ने कहा है कि जो न्यायपूर्वक और एक सुशासित नगर में उसका कवि का प्रवेश जो है वो निषिद्ध कर देते हैं वो, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो सब इंसान जो सही बने, नैतिक बने, अगर वो कविता ऐसी पढ़ेंगे तो वो ऐसे ही बन जाएंगे। वे आत्मा के इस पक्ष को उद्बुद्ध, पोषित और दृढ़ करता है तथा विवेक पक्ष को नष्ट करता है। प्लेटो ने काव्य का निषेध अनुकरण का अनुकरण सत्य से 3 गुना दूर होने मात्र से नहीं किया था, बल्कि पाठक पर उसके अनैतिक प्रभाव के कारण किया था। प्लेटो का काव्य प्रयोजन संबंधी निर्णय स्पष्ट है कि मानव प्रकृति में जो महान और शुभ है, नैतिक और न्यायप्रण है, उसका उद्घाटन ही कवि कर्म का अभीष्ट प्रयोजन होना चाहिए।
अब कवि दार्शनिक प्लेटो ने कला के आनंद सिद्धांत से आगे बढ़कर लोक मंगल सिद्धांत की महत्व प्रतिष्ठा की है। उन्होंने कहा कि इसमें कविता से लोक मंगल होना चाहिए, ना कि इससे आनंद आनंद की प्राप्ति हो। इससे लोक मंगल होना चाहिए, ना कि उनका अनैतिक हो। अब अरस्तु का देख लीजिए फ्रेंड्स, ये देखिए अरस्तु का। अरस्तु ने क्या कहा है, ये सब इसमें है, देख लेना, चेक कर लेना। मैं थोड़ा मेन ही बताऊंगी। अब अरस्तु जो थे वो कदाचित प्लेटो के इसी विचार को स्वीकार करते हैं कि काव्य शास्त्र में काव्य की सत्य और शिव का तर्कपूर्ण रीति से प्रतिपादन किया। जो काव्य शास्त्र है उनका, अरस्तु ने, उन्होंने उसमें क्या कहा है, वो प्लेटो को ही, उसका ही अनुकरण करते हैं, प्लेटो का ही। अरस्तु ने 2-3 प्रसंगों में काव्य प्रयोजन की ओर संकेत किया है। काव्य शास्त्र के आरंभ में ही उन्होंने अनुकरण रूप काव्य के 2 स्पष्ट प्रयोजन माने हैं। अरस्तु ने क्या माने हैं, 2 स्पष्ट प्रयोजन माने हैं। कौन कौन से माने हैं फ्रेंड्स, देख लीजिए। काव्य के 2 कौन से माने हैं, एक तो शिक्षा या ज्ञानार्जन और दूसरा आनंद, ये अरस्तु ने माने हैं। ओके फ्रेंड्स, अब ये देखिए आगे इसमें जो मनुष्य है, उनके अनुसार, मतलब कि अरस्तु के अनुसार आरंभ में वह मनुष्य सब कुछ अनुकरण के द्वारा ही सीखता है। अनुकृत वस्तु से प्राप्त आनंद भी कर्म सार्वभौम नहीं, अनुभव इसका प्रमाण है। जिन वस्तुओं की प्रत्यक्ष दर्शन से हमें क्लेश होता है, उन्हीं की यथावत प्रतिकृति का भावन आह्लादकारी बन जाता है। इस विषय में अरस्तु का कथन है, इसका कारण यह है कि ज्ञान के अर्जन से अत्यंत प्रबल आनंद प्राप्त होता है, केवल दार्शनिकों को ही नहीं, सामान्य व्यक्ति को भी। ओके फ्रेंड्स, तो अरस्तु ने क्या कहा है कि जो मतलब हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उस वही हमें ग्रहण कर लेते हैं हम। अरस्तु के अनुसार ये आनंद एक विशिष्ट प्रकार के प्रत्यभिज्ञान का आनंद है। प्रत्यभिज्ञान का अर्थ क्या है, देख लीजिए। किसी देखी हुई वस्तु को पहचानने का आनंद, जो एक ओर तो वस्तु को देखने के आनंद से भिन्न है और दूसरी ओर शिल्प विधान या कौशल की चमत्कार क्षमता से भिन्न आनंदा यहाँ अनुकीर्ति का अर्थ है। भाव कल्पनात्मक पुनर्निर्मिति काव्य आनंद ना हो तो कोरा इंद्रिय आनंद है, ना बौद्धिक आनंद है, ना सामान्य आनंद है, ना आध्यात्मिक आनंद है। यह तो अनुकरण जन्य प्रत्यभिज्ञान का आनंद है। 18वीं शताब्दी के अंग्रेज आलोचक एडिसन ने इसे ही कल्पना का आनंद नाम दिया है। अरस्तु के अनुसार काव्य का सार्वभौमिक सत्य मूलतः मानव सत्य का पर्याय है। क्या है सार्वभौमिक सत्य? मूलतः मानव सत्य का पर्याय है। काव्य की कलात्मक प्रभाव नैतिक भावना का पोषक हो, इस प्रकार अरस्तु ने कलात्मक मूल्यों और नैतिक मूल्यों में भेद नहीं किया। त्रासदी की विवेचन में वे कहते हैं, अरस्तु का प्रश्न त्रासदी का जो है इनका सिद्धांत है, त्रास और करुणा के उद्रेक द्वारा इन मनोविकारों का विरेचन सिद्धांत जो वो अरस्तु का है। विरेचन त्रासदी का उद्देश्य होता है। व्यापक अर्थ में काव्य मात्र का प्रयोजन है विरेचन। अरस्तु का विरेचन से तात्पर्य क्या है फ्रेंड्स? भाव परिष्कार, भाव उन्नयन। अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की चर्चा त्रासदी तक सीमित न रहकर आज व्यापक रूप में सभी काव्य रूपों में से संबंध मानी जाती है। प्रसिद्ध आधुनिक अमेरिकी आलोचक जॉन को रैनसम ने काव्य के 2 पक्षों की विशेष चर्चा की है। जॉन को रैनसम ने क्या की फ्रेंड्स? काव्य के 2 पक्षों की रचना की है। वो कौन कौन से हैं, नोट कर लीजिए। जॉन को रैनसम ने एक तो दी माइमेटिक एंड द कैथारिटिक, अनुकरण तथा रेचन पक्ष। साहित्य शास्त्र के साथ मनोविश्लेषण शास्त्र भी काव्य प्रयोजन की चर्चा में विरेचन सिद्धांत को महत्वपूर्ण मानता है। तो जॉन को रैनसम ने 2 पक्षों की विशेष चर्चा की है। ओके फ्रेंड्स, पाश्चात्य साहित्य चिंतन में प्लेटो और अरस्तु के बाद तीसरा महत्वपूर्ण नाम किसका है? लॉन्जाइनस का है फ्रेंड्स। तीसरा महत्वपूर्ण नाम किसका है? लॉन्जाइनस। पहले प्लेटो, फिर अरस्तु, अब लॉन्जाइनस। उनका सिद्धांत कौन सा है फ्रेंड? उदात का सिद्धांत, उदात। और उनका विरेचन का था, प्लेटन का अनुकरण का था। तो अब इनकी जो बुक है लॉन्जाइनस की, वो कौन सी है? पैरिप्सूस है। नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है। उदात के विषय में अथवा काव्य में उदात तत्व लॉन्जाइनस का उदात से तात्पर्य है वह नहीं है जिसे वक्तृत्व
विशारद उदात शैली, ग्रैंड स्टाइल कहते हैं। उदात के विषय में लॉन्जाइनस कहते हैं वह वाणी का ऐसा वैशिष्ट्य है, चरमोत्कर्ष है, जिससे महान कवियों और इतिहासकारों को जीवन में प्रतिष्ठा और यश मिलता है। कारण यह है कि उनका असाधारण प्रतिभा से प्रणीत लेखन पाठक के प्रबोधन मात्र के लिए नहीं होता, अपितु उसके मन में आह्लाद उत्पन्न करने में सक्षम होता है। उदात की शक्ति से पाठक कृति प्रभाव को आत्मातिक्रमण के रूप में ग्रहण करता है। उदात के अंतर्गत कोरे चमत्कार या वाडंबर को स्थान नहीं है। महान सृजन महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। किसी रचना के सृजनात्मक कौशल, समुचित वस्तु योजना तथा वस्तु विन्यास दो एक युक्तियों में उद्भाषित नहीं होते, बल्कि वे कृति की पूरी बनावट के बीच से क्रमश उभरते हैं। लॉन्जाइनस की दृष्टि मानव कल्पना में निहित विराटता की ओर थी। उदात में मानव और प्रकृति दोनों का विराट सम्मिलित रहता है। इस प्रकार उदात्तता भी एक विशेष अर्थ में भाव परिष्कार, भाव उन्नयन या विरेचन सिद्धांत ही है। काव्य प्रयोजन को लेकर लॉन्जाइनस ने रीतिवादी चमत्कारवादी काव्य प्रयोजन का खंडन करते हुए लोक मंगलकारवादी शिक्षा और आनंद काव्य शास्त्र का समर्थन किया। महान काव्य वही है जो सभी को सब कालों में आनंद प्रदान करे और समय जिसे पुराना ना कर सके वह नूतन प्रतीत होता है रहे। इस प्रकार आनंद या आत्मातिक्रमण ही साहित्य का प्रधान प्रयोजन है। ओके फ्रेंड्स, तो पता चल गया क्या है प्रयोजन। आत्मातिक्रमण ही साहित्य का प्रधान प्रयोजन है। ये लॉन्जाइनस के अनुसार है फ्रेंड्स, ये देख लीजिए काव्य का प्रयोजन क्या है लॉन्जाइनस के अनुसार। और फ्रेंड्स इसमें सिर्फ काव्य का प्रयोजन ही नहीं है, इसमें आपको बहुत सारे ये इनके सिद्धांत भी आ गए हैं, उससे रिलेटेड भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अलग से नहीं करना पड़ेगा, इसी में आप कर पाओगे। अब ये नव प्लेटो और नव अभिजात्यवाद, इनका उदय काल में क्या हुआ, प्लाटिनस ने दर्शन पर आधारित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इन दोनों ने क्या किया फ्रेंड्स, नव प्लेटोवाद और नव अभिजात्यवाद के उदय काल में प्लाटिनस ने क्या किया, ये प्लाटिनस दर्शन पर आधारित था, सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ। उनके विचार से कविता परम चैतन्य तक पहुंचने की सीढ़ी का काम करती है। इस तरह कविता के दो प्रयोजन है। अब इनके अनुसार देख लीजिए दो प्रयोजन, जो ये है नव प्लेटोवाद और नव अभिजात्यवाद। जो दार्शनिक इनका प्लाटिनस है, इनके अनुसार काव्य प्रयोजन नोट कर लेना, दो है, एक आनंद और एक परम चेतना के सौंदर्य का साक्षात्कार। नेक्स्ट ले लेते फ्रेंड्स, नव जागरण की चेतना और काव्य प्रयोजन की दृष्टि। अब इस नव जागरण की चेतना और काव्य प्रयोजन की दृष्टि देख लीजिए। जो नव जागरण काल में क्या हुआ, अंधकार युग को चीर कर नव जागरण काल का उदय विश्व इतिहास की एक बड़ी घटना है। अंधकार युग का विस्तार ईसा की कब हुआ, तीसरी और चौथी शताब्दी में। ईसा की तीसरी और चौथी शताब्दी में अंधकार युग का क्या हुआ, विस्तार हुआ। 13वीं 14वीं शताब्दी तक माना जाता है। इस काल में साहित्य और कला का बहुत प्रमाणिक विवेचन नहीं मिलता। नव जागरण के साहित्य और कला के क्षेत्र में नवीन चेतना का प्रबल विस्फोट होता है। इस युग में ईसाई धर्म तंत्र ध्यान गया, विज्ञान के प्रादुर्भाव से नए नए अन्वेषण और आविष्कार हुए और धर्म और दर्शन का नया संस्करण हुआ। कला, विज्ञान, राजनीति, समाज व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। नई चेतना का प्रथम उन्मेष कहाँ से हुआ, इटली से हुआ फ्रेंड्स। कहाँ से हुआ नव चेतना का, इटली से। पूछा जाता है फ्रेंड्स, नोट करते जाओ, जो जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आप मैं बता रही हूँ आपको, उनको अच्छे से नोट करते जाइए। नव जागरण का कहाँ से हुआ, इटली से हुआ, इटली से प्रारंभ हुआ। नव जागरण का इटली से प्रारंभ हुआ, पूर्ण जागरण। और ये किसका विस्तार कहाँ तक हुआ, फ्रांस तथा जर्मनी होते हुए इंग्लैंड भी पहुंच गया ये, और एक प्रकार से यूरोप का पूर्ण जन्म हो गया। नव जागरण से क्या हुआ, यूरोप का पूर्ण जन्म हो गया। और इसी कारण इस युग को क्या कहते हैं, नव जागरण या पुनर्जागरण का संज्ञा दी गई। नव जागरण युग में क्लासिकी, प्राचीन यूनानी, रोमन विद्या के पुनरुद्धार और प्रत्यावर्तन, रिवाइवल का दौर चला। किंतु पुनरुद्धार और प्रत्यावर्तन मात्र को नव जागरण समझ लेना भूल होगी। नव जागरण प्राचीन काल के अर्थ प्रति आकर्षण और उसके पूर्व अवगाहन की प्रवृत्ति के साथ
रेनेसां या नवजागरण अपने समय के वर्तमान को भी तलाशते, परखते और सुधारने संवारने का काम करते हैं। और 15वीं शताब्दी के यूरोपीय रेनेसां ने मध्ययुगीन के बंधनों से मानव को मुक्त कर व्यक्ति चेतना, व्यक्तित्व चेतना, व्यक्ति स्वतंत्र भावना सृष्टि के केंद्र में मानव की प्रतिष्ठा की और पादरीवाद के में अनास्था, परलोकवाद के प्रति संशय तथा नवीन तर्कवाद को प्रस्तुत किया। साहित्य और कला में परलोकवाद के स्थान पर इहलौकिक चिंतन, एक मूल्य चेतना का महत्व बढ़ा। धर्मनिरपेक्ष मानववाद के उदय ने नए बौद्धिक जीवों के लिए चिंतन का नया पथ प्रशस्त किया। स्पेंसर, मार्ली और शेक्सपियर की सृजन सृष्टि इसी नवीन ऊर्जा से अनुप्राणित हुई। इस साहित्य का प्रयोजन क्या है? इस साहित्य का प्रयोजन क्या है फ्रेंड्स? नवजागरण का मानव की संवेदनात्मक ज्ञानात्मक चेतना का विकास और परिष्कार। क्या है फ्रेंड्स? ये देख लीजिए काव्य का प्रयोजन इस साहित्य के नवजागरण के अनुसार। अब ये देखिए, नव अभिजात्यवाद और नव प्लेटोवाद, नव अभिजात्यवाद और नव प्लेटोवाद। अब इनके अनुसार देख लेते हैं काव्य का प्रयोजन। साथ साथ फ्रेंड्स आपके ये जो नव अभिजात्यवाद है ये अलग से भी होते जा रहे हैं और आपके साथ काव्य प्रयोजन भी पता चलता जा रहा है। नव जागरण युग के साहित्य में व्यक्ति स्वातंत्र्य भावना के अतिवाद से जब अराजकता फैलने लगी तो अभिजात्यवाद की ओर झुकाव बढ़ने लगा। नव अभिजात्यवाद के उदय से साहित्य के क्षेत्र में असर पड़ा। ये तो फ्रेंड्स होता ही है, जैसे जैसे चेंजेस आते हैं तो साहित्य पर भी असर पड़ता जाता है। अब ये देखिए, जब इस पर भी असर पड़ा साहित्य में वह प्रभाव फ्रांस में भी दिखाई दिया। अरस्तु होरेस के सिद्धांतों की नवीन व्याख्या शुरू हो गई। कालीन, रासिन, ब्यूलो ने अरस्तु के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर नाट्य लेखन के नए नियम बनाए। किसने बनाए? कालीन, रासिन, ब्यूलो ने अरस्तु के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर नाट्य लेखन के नए नियम बना दिए। कथ्य तथा संरचना की गरिमा, भव्यता तथा संतुलन को श्रेष्ठ कृतियों के लिए प्रतिमान बनाया। नव अभिजात्यवाद, नियो क्लासिज्म फ्रेंड्स इसका इंग्लिश में नाम है, का प्रवेश कब हुआ? 18वीं शताब्दी में हुआ। कब हुआ? 18वीं शताब्दी में हुआ। नोट कर लेना, इंग्लैंड में हुआ। कहाँ पर हुआ? इंग्लैंड में। ये जो नव जागरण था वो इटली से शुरू हुआ और ये नव अभिजात्यवाद इंग्लैंड में शुरू हुआ। तो ये नोट करते जाओ फ्रेंड्स, कहाँ से शुरू हुआ है पूछा जा सकता है क्वेश्चन, कुछ भी पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। आपको सब गहराई से डीपली पढ़ाई करनी होगी। इससे पूर्व 17वीं शताब्दी में वैन जॉनसन जैसे रचनाकार और सिद्धांत शास्त्री ने ग्रीक लैटिन नियम आदर्शों को के पालन पर बल दिया था, किंतु 18वीं शताब्दी के इंग्लैंड में नव अभिजात्यवादी सिद्धांतों की स्थापना में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जॉन ड्राइडर, अलेक्जेंडर पॉप, जोसेफ एडिसन आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन सभी ने साहित्य प्रयोजन के रूप में क्या माना? आनंद और नैतिक आदर्शों की शिक्षा को महत्व दिया। किसको दिया? जो नोट कर लीजिए किसने किसको क्या कहा। ये जितने भी हैं इन्होंने काव्य का प्रयोजन क्या बताया? आनंद और नैतिक आदर्शों की शिक्षा को महत्व दिया। अब स्वच्छंदवाद में देख लीजिए, स्वच्छंदवाद कब शुरू हुआ था? ये 16वीं 17वीं शताब्दी में नव अभिजात्यवाद के साथ साथ नव मानववाद का भी विकास हो गया। मानववाद में न केवल मानव को विश्व में केंद्र माना गया बल्कि आत्मवाद की भी खास ढंग से क्या करी गई? प्रतिष्ठा हुई। ओके फ्रेंड्स, साहित्य और कला के क्षेत्र के रीतिवाद का सृजन में विशेष विरोध बढ़ने लगा। रचनाकार आत्मव्यक्ति के लिए बेचैनी व्यक्त करने लगे और औद्योगिक क्रांति, सामंतवादी ढांचे के ढह जाने के कारण समाज व्यवस्था में परिवर्तन का सिलसिला शुरू हो गया। इसी परिवेश में फ्रांसीसी राज्य क्रांति की जमीन तैयार की, जिसमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना आंतरिक पुकार बन गई। ये तीन बातें ही सृजन का प्रयोजन बन गई। कौन सी तीन बातें फ्रेंड्स? समानता, ये तीन बातें इसमें आ जाएंगी, पढ़ लेना इसमें अंडरलाइन में, और वैसे मैं पीडीएफ दूंगी आपको फ्रेंड्स। आंतरिक पुकार बन गई, सृजन का प्रयोजन बन गई, और जिनकी अनेक रूप विधाओं, काव्य, चित्र, संगीत आदि में अभिव्यक्ति हुई। नव अभिजात्यवादी नियम, संयम, रूढ़िबद्धता के विरोध में स्वच्छंदतावाद ने जन्म लिया। कविता के क्षेत्र में इस विद्रोही प्रवृत्ति ने विलियम ब्लैक,
अब ये फ्रेंड्स नोट करते जाइए, इनका जन्म पीरियड जो है, जन्म काल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि पूछे जाते हैं। विलियम का देख लीजिए, सैमुअल कॉलेज का देख लीजिए, पूछा गया है ये पूछा गया है फ्रेंड्स। मैंने जब पेपर दिया था तो पूछा गया था कॉलेज का समय पीरियड, और मैच करने के लिए दिया गया था। ये सब नोट करते जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनका समय पीरियड। मैं यहाँ से अंडरलाइन कर देती हूँ ताकि आपको देखने में अच्छे से समझ में आ जाए। ओके फ्रेंड्स, तो इनका नोट कर लेना आप समय पीरियड। विलियम ब्लैक, सैमुअल कॉलेज, विलियम वर्ड्सवर्थ, शैले, केट्स, बायरन आदि का जन्म जन्म दिया आदि को इसी नवजातीयवाद ने। इन सभी स्वच्छंदतावादी कवियों, ये सारे फ्रेंड्स क्या है, स्वच्छंदतावादी कवि है। इनके कवियों के सृजन का प्रयोजन क्या था? आत्म साक्षात्कार। क्या था? आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार काव्य का प्रयोजन स्वच्छंदतावादियों के अनुसार। और कौन से स्वच्छंदतावादी, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। आत्मसृजन और आत्माभिव्यक्ति। इसी तरह मानव की मुक्ति कामना ही स्वच्छंदतावाद में सृजन का प्रयोजन बनकर उपस्थित हुई। जीवन के आनंदवादी, सौंदर्यवादी, कलावादी मूल्य इसमें प्रधान है। सुंदर के साथ रहस्य, अद्भुत वैचित्र में उसकी रुचि है। सुंदर के साथ अद्भुत के संयोग को स्वच्छंदतावादी कला का प्राण तत्व माना जा सकता है। किसको प्राण तत्व माना जा सकता है स्वच्छंदतावाद में? सुंदर के साथ अद्भुत के संयोग को। काव्य कला में कल्पना शक्ति का अबाध विस्तार हुआ। कार्डिज वर्ड्सवर्थ का योगदान इस क्षेत्र में स्मरणीय है। वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेंस, अब लिरिकल बैलेंस का भी नोट कर लेना समय। ओके फ्रेंड्स, भूमिका में कहा, अपनी भूमिका में इन्होंने क्या कहा लिरिकल बैलेंस की? वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेंस जो लिखी थी, कविता हमें आनंद प्रदान करती है। विद्वानों ने स्वच्छंदतावाद और भारतीय रस सिद्धांत की तुलना से यह सिद्ध किया है कि आनंदवादी मूल्य और कलावादी मूल्य में अद्भुत समानता है। डॉक्टर नगेंद्र ने दोनों की तुलना के बाद निष्कर्ष रूप में कहा, स्वच्छंदतावाद का आनंदवाद के साथ घनिष्ठ संबंध है। शैले, वर्ड्सवर्थ तक की रुग्ण, किट्स और आस्थावादी विहीन बायरन में भी आनंद का स्वर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मुखर है। शैले का मानवता की मुक्ति में अटूट विश्वास, वर्ड्सवर्थ का सर्वत्ववाद, कॉलेज का आत्मवाद, किट्स के सौंदर्य की प्रति उल्लासपूर्ण आस्था और बायरन का जीवन के प्रति अबाध उत्साह आनंदवाद के ही विभिन्न रूप है। अब रस सिद्धांत देख लीजिए, इसमें जो रस सिद्धांत है पढ़ लेना बाद में, इसमें नहीं है। अब ये देखिए, कला, कला के लिए सिद्धांत का प्रतिपादन। एक अर्थ में स्वच्छंदतावाद की प्रवृत्ति ने ही कलावाद का रूप धारण किया। स्वच्छंदतावाद ही कलावाद है फ्रेंड्स। 1818 में फ्रांस में विक्टर कुंजे ने कला के लिए सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने किया? फ्रांस में विक्टर कुंजे ने। फ्रांस में विक्टर कुंजे ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? कला के लिए। इस सिद्धांत को आस्कर वाइल्ड, A.C. ब्रैडले, A.C. स्विनबर्न, एडगर एलन फ्रो, वॉल्टर पैटर तथा विलर तथा क्लिंग जैसे कलाकारों का समर्थन प्राप्त हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार काव्य कला का संसार स्वायत्त है। कला का उद्देश्य धार्मिक तथा नैतिक नहीं है, स्वयं अपनी पूर्णता की तलाश है। इसी स्थिति के कारण उसे किसी उपयोगितावाद, नैतिकतावाद, सौंदर्यवाद, वाक्स्वाद की कसौटी पर कसना गलत है। कला की एकमात्र कसौटी सौंदर्य चेतना की तृप्ति। कला और सौंदर्यानुभूति की वाहक है, जो अपना लक्ष्य आप ही है। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कला के लिए जो हालत थी, कलावाद को उसकी प्रतिक्रिया में उठा आंदोलन कहना चाहिए। इस आंदोलन ने स्पष्ट रूप में कहा कि कला, काव्य एक एवं कला की अपनी पृथक और स्वतंत्र सत्ता है। उसका एकमात्र प्रयोजन क्या है? आनंद की सृष्टि। तो जो ये स्वच्छंदतावादी थे, कला के लिए सिद्धांतवादी थे, इन्होंने क्या कहा? आनंद की सृष्टि ही काव्य का प्रयोजन है। कला और काव्य में से प्राप्त आनंद की भी अपनी स्वतंत्र सत्ता है, जिसकी तुलना हम आनंद की कोटियों से नहीं कर सकते। पोएट्री फॉर द पोएट्रीज सेक का अर्थ है अपने अनुभव की स्वतंत्र सत्ता। स्वच्छंदतावाद, सौंदर्यवाद तथा कलावाद में गहरा भेद है। 3 अलग वैचारिक दृष्टिकोण है। कलावादी मानते हैं कि कलात्मक सौंदर्य स्वाभाविक तथा या प्रकृति सौंदर्य से श्रेष्ठ होता है। इस विश्वास की झलक वाद लेयर रेम्बो माला में मिलती है।
बिंबवाद तथा प्रतीकवाद भी एक हद तक कलावाद का ही विस्तार है। बालजाक और गार्टियर के बाद फ्रांस में फार्नेसियन संप्रदाय का छोर पर बढ़ने लगा और रूप विधान पर अधिक ध्यान केंद्रित हुआ। रूपवाद, संरचनावाद, नई समीक्षा, नव संरचनावाद या उत्तर संरचनावाद, डेरिडा के विनिर्मित वाद आदि को कला के लिए सिद्धांत दृष्टि का विकास मानना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, सारे सिद्धांत जो है इसी का विकास है कला के लिए। कला जीवन के लिए सिद्धांत में देख लीजिए, कला जीवन के लिए सिद्धांत में क्या है। कलावादी दृष्टि का खंडन कला को जीवन के लिए सिद्धांत को मानने वाले विचारकों ने जोरदार शब्दों में किया। इन विचारकों ने कलावाद को पलायनवाद, रीतिवाद, घटिया भोगवाद का समर्थन सिद्धांत कहा। कभी कभार इसे व्यक्तिवाद, सौंदर्यवाद से जोड़कर भी निंदित किया गया। कलावाद पर सीधा असर हमला मार्क्सवाद ने किया, उसे विकृत रूपवाद कहा। अब मार्क्सवाद के बारे में देख लीजिए। कला जीवन के लिए विचार के संकेत तो अरस्तु से लेकर सर फिलिप सिडनी तक व्यापक रूप में मिलते हैं, किंतु इस क्षेत्र में मैथ्यू आर्नल्ड का समय पीरियड नोट कर लीजिए, नाम उल्लेखनीय है। उनका उदय रोमांटिक युग की समाप्ति और विक्टोरियन युग के चरम वैभव काल में हुआ। कब हुआ उनका जन्म? मतलब विक्टोरिया युग की तो समाप्ति हो रही थी और विक्टोरिया जो रोमांटिक युग था उसका तो खत्म हो गया था, समाप्ति हो गई थी। और विक्टोरिया यही वह समय था जब डार्विन और मार्क्स के विचार सामने आए। इंग्लैंड का मध्य वर्ग नैतिक मूल्यों के पतन याद। फ्रेंड्स, इसको मैं डिटेल में इसलिए पढ़ा रही हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से कुछ भी पूछ लेते हैं और आएगा पेपर में ज़रूर, आप देख लेना 100% आएगा इसमें से बहुत। उनका उदय रोमांटिक युग की समाप्ति, ये तो मैं बता चुकी हूँ। और इंग्लैंड का मध्य वर्ग नैतिक मूल्यों के पतन पर था और औद्योगिक विकास तथा विज्ञानवाद के अंधड़ में सांस्कृतिक पतन के लक्षण दिखाई दे रहे थे। आर्नल्ड ने धर्म के स्थान पर संस्कृति को रखते हुए अपनी सांस्कृतिक चिंता व्यक्त की। उन्होंने कविता का प्रयोजन जीवन की आलोचना घोषित किया। क्या किया? जीवन की आलोचना। कविता का प्रयोजन क्या? सत्य या यथार्थ का साक्षात्कार, अर्थात भीतरी भारी जीवन का समग्रता में अंकन। यह अंकन काव्य सत्य और काव्य सौंदर्य के नियमों के अधीन होना चाहिए। वास्तव में काव्य सत्य से आर्नल्ड का तात्पर्य विषय वस्तु की मूल्यवता से है और काव्य सौंदर्य से अभिप्राय व्यंजनागत सौंदर्य उनके विचार से जीवन में नैतिक विचारों का महत्व बहुत अधिक है। नैतिक विचारों की उपेक्षा करने वाली कविता तो जीवन द्रोही, समाज द्रोही कविता है। बौद्धिकता और एक पर आधारित कौन शिक्षक और समाज सुधारक का है। बालकृष्ण भट्ट ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, मैथिलीचंद गुप्त ने, रामचंद्र शुक्ल ने। मैथ्यू आर्नल्ड और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचार के स्तर पर गहरी समानता है। मतलब मैथ्यू आर्नल्ड और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो विचार है वो समान है, एक जैसे हैं। साहित्यिक रीतिवाद का खंडन करने में दोनों ही अपने अपने ढंग से बेजोड़ हैं। मैथ्यू आर्नल्ड के बाद आइए रिचर्ड है। इनके काव्य का उपयोगिता को मूल्यों के संबंध करके सिद्ध किया गया है। रिचर्ड के वैज्ञानिक पद्धति से काव्य की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा है, कविता का लक्ष्य क्या होना चाहिए? विरोधों में सामंजस्य स्थापित करना। मतलब कि जो एक दूसरे के विरुद्ध है उनमें समानता साबित हो जाए, सामंजस्य हो जाए। कलानुभूति या सौंदर्यानुभूति जीवानुभूति से भिन्न नहीं है। कलानुभव भी सामान्य जीवानुभव की कोटि से जुड़ा अनुभव है। अतः कलानुभूति को अद्वितीय अनुभूति नहीं कहा जा सकता। कला का प्रयोजन है। अब इनके अनुसार कला का प्रयोजन क्या है? मानवीय मनोवेगों में सामरस्य और संतुलन स्थापित करना। मानवीय मनोवेगों में मतलब कि मनुष्य के मन में उनको आपस में संतुलित कर निर्दिष्ट समानता सभी प्रयोजनों का और विशेषता आनंद का मूलोच्छेद कर देते हैं। अरस्तु विरेचन के द्वारा भावों की उपशम की बात कहकर भी आनंद का खंडन नहीं करते, किंतु रिचर्ड्स के मत से आनंद नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। देवेंद्र नाथ शर्मा, पाश्चात्य काव्यशास्त्र। रिचर्ड्स ने कलावादी अभिव्यंजनावादी दृष्टि का प्रबल तर्कों से खंडन किया और मूल्य सिद्धांत की स्थापना की। काव्य की चरम मूल्य कलात्मक परितोष और भाव परिष्कार कला इसी अर्थ में अनुकरण है कि वह जीवन का पूर्ण सृजन करती है। टी.एस. इलियट 1888-1965 ने अपने को क्लासिसिस्ट घोषित करते हुए समय मैथ्यू आर्नल्ड के नैतिकतावाद की कठोर आलोचना की। एलियट ने स्वच्छंदतावादी दृष्टि का विरोध करते हुए गैर रोमांटिक दृष्टि को अपनाया। किसको अपनाया? गैर रोमांटिक दृष्टि को। टी.एस. इलियट का भी आप टाइम पीरियड नोट कर लीजिए। मैं टाइम पीरियड इसलिए नोट कर रही फ्रेंड्स, ये आपको काल क्रमानुसार या आपको मैच के कॉलम में पूछ लेते हैं।
कला कृतियों का विषदन और रुचि का परिष्कार। फिर सार संक्षेप में कहा, सृजन के दो उद्देश्य है, साहित्य का बोध और आस्वाद। आप समझ में आ गया ना फ्रेंड्स आपको टीएससी लेट के बारे में। आप बाकी का डिटेल में इसकी पीडीएफ में पढ़ लेना। इसकी पीडीएफ मैं आपको लास्ट वीडियो में दे दूंगी, आप सारा डिटेल में पढ़ लेना। मार्क्सवादी चिंतन में साहित्य प्रयोजन देख लीजिए फ्रेंड। जब समाज का परिवर्तन होता है तो साहित्य का भी परिवर्तन होता है। साहित्य से जन जागरण, लोक जागरण का प्रकाश फैलता है। पूंजीवादी साहित्य और सामंतवादी साहित्य का विश्लेषण करते हुए मार्क्सवाद का उसका विरोध करता है। मार्क्स ने अब जैसे निराला मार्क्सवादी कविताएं की रचना करते हैं, जैसे तोड़ती पत्थर उन्होंने लिखी है। तो इस तरह से फ्रेंड्स मार्क्सवादी जो थे वो उसमें शोषक और शोषितों के बारे में बताते थे। मार्क्सवादी उसके आधार पर साहित्य की विचारधारा, शिल्प और मूल्य चेतना पर विचार करते हैं। अधिकांश मार्क्सवादी विद्वान ऐतिहासिक तत्व एवं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांतों से साहित्य का अध्ययन करते हैं और मानते हैं कि सामाजिक राजनीतिक शक्तियों में आर्थिक व्यवस्था, वर्ग संघर्ष का विशेष हाथ होता है। साहित्यिक आंदोलन हो या साहित्य रूप अथवा सृजन की साहित्यिक पृष्ठभूमि का अध्ययन हो, उसमें हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, इन्हें आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर ही समझ सकते हैं। इसी तर्क को मानने के कारण मार्क्सवाद ने कला के लिए सिद्धांत ने के व्यक्तित्ववाद भाववाद का खंडन किया। इसके अनुसार साहित्य का उद्देश्य मानव को, मार्क्सवादी के अनुसार क्या है, मानव को प्रबुद्ध सामाजिकता की दृष्टि से संपन्न करना, शोषण, अन्याय, अनीति और अनैतिकता के प्रति जागरूकता पैदा करना। साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है। आर्थिक जीवन के अलावा मनुष्य एक प्राणी के रूप में भी अपना जीवन बिताता है। साहित्य में उसकी बहुत सी आदिम भावना प्रफुल्लित होती है। फ्रेंड्स, आप इनकी कविता रचना के हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि किसका काव्य प्रयोजन क्या है। अब जैसे देख लीजिए, मार्क्सवादी जो साहित्यकार हैं उन्होंने शोषण और शोषित से संबंधित कविताएं रची हैं। तो फ्रेंड्स, इससे भी पता चल जाता है कि इनका काव्य प्रयोजन क्या है। साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है। आर्थिक जीवन के अलावा मनुष्य एक प्राणी के रूप में भी अपना जीवन बिताता है। उसकी बहुत सी आदिम भावनाएं में कोई हानि नहीं कि साहित्य विचारधारा मात्र नहीं है, उसमें मनुष्य का इंद्रिय बोध, उसकी भावनाएं, आर्थिक प्रेरणाएं भी व्यंजित होती है। साहित्य का पक्ष अपेक्षाकृत स्थायी होता है। साहित्य का वे कृति की मूल्य व्यवस्था पर ध्यान देना, आनंदवादी रीतिवाद मूल्य मानव को विकृत करते हैं। संघर्षपरक समाज सापेक्ष लोक मंगलकारी मूल्य मानव समाज को आगे बढ़ाते हैं। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, अब ये जीवन यथार्थ का जीवन सौंदर्य का वास्तविक उद्घाटन है जो मार्क्सवादी है। कार्डवेल से लेकर जॉर्ज लुकास तक सभी मार्क्सवादी चिंतक है। साहित्य का उद्देश्य मानव कल्याण भावना की अभिव्यक्ति मानते हैं। क्या मानते हैं? मानव कल्याण भावना की अभिव्यक्ति। रचना के मूल्य और मूल्यांकन में ही रचना प्रयोजन निहित रहता है। मार्क्सवाद कलावाद मूल्यों से ज़्यादा महत्व मानवतावादी, नैतिक उपयोगितावादी या सामाजिक मूल्यों को देता है। मानता है साहित्य जनता के लिए है, हो साहित्य का प्रयोजन मानव कल्याण है। ओके फ्रेंड्स, मार्क्सवादी क्या मानता है? साहित्य का प्रयोजन मानव कल्याण। मनोविश्लेषणवादी क्या मानते हैं? अरस्तु के विवेचन सिद्धांत या भाव परिष्कार सिद्धांत का एक नया पाठ मनोविश्लेषण शास्त्र के अंतर्गत उठाया गया। मनोविश्लेषण शास्त्री फ्रायड। कौन है मनोविश्लेषण शास्त्री? फ्रायड है। याद रखना फ्रेंड्स, ये पूछा जाता है, फ्रायड। तो फ्रायड ने क्या कहा? अवचेतन और चेतन मन में दमित काम वासना से अनेक रोग, व्याधियों, मानसिक विक्षेप, उपद्रव उठ खड़े होते हैं, जिसका समन या प्रतिकार उपभोग, उदातीकरण अथवा रेचन द्वारा हो सकता है। काव्य काम वासना के रेचन अथवा उदातीकरण का माध्यम है। काव्य का प्रयोजन है मानव की भावनाओं को उन्नयन, परिष्करण और उदातीकरण करना। तो मनोविश्लेषणवादी के अनुसार क्या है काव्य का प्रयोजन? मानव की भावनाओं का उन्नयन, परिष्करण और उदातीकरण करना, मन की भीतरी विकृतियों से मुक्ति दिलाकर चित्त का शमन करना, सौंदर्य परक काव्य और उदाम श्रृंगार परक काव्य, नाटक, उपन्यास के अध्ययन प्रेक्षण से मानव की काम भावना परिष्कृत होती है एवं उसका वेग भी थम जाता है। मनोविश्लेषणवादी एडलर ने क्या कहा? साहित्य को ग्रंथियों से मुक्ति दिलाने का माध्यम माना है। पश्चिम के प्रसिद्ध मनोविश्लेषणवादी काल युग, अभी देख लीजिए फ्रायड, एडलर, युग, ये मनोविश्लेषणवादी है। ये भी पूछ रहे थे फ्रेंड्स कि कौन से
मनोविशेषणवादी है और कौन से जो स्वच्छंदतावादी है। तो फ्रेंड्स पाश्चात्य में पूछ लेते हैं और ये संस्कृत में पूछ लेते हैं और हिंदी में पूछ लेते हैं। तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, नोट करते जाओ। अब ये मनोविशेषणवादी, लेकिन शुरुआत इसकी फ्रायड ने की थी मनोविशेषणवादी की। कविता, युंग ने कविता और पुरावृत्त अर्थात मिथक को समकक्ष माना है। जैसे स्वप्न और मिथक में आदिम काल से संचित मानव के सामूहिक अवचेतन मन, कलेक्टिव सब कॉन्शियस और आदिम बिंब, आर्किटाइपल इमेजेस का प्रकाशन होता है, वैसे ही कविता में भी हमारे आदिम पुरखे बोल रहे होते हैं। पुरावृत्त और कविता दोनों में अप्रतिहत वेग से प्रवाहित होने वाली जीवनी शक्ति निबद्ध होकर अपना संयमित और नियंत्रित रूप प्रस्तुत करती है। उनके पर अभाव में मानसिक जीवन का यह वह तीव्र प्रवाह या तो अवरुद्ध हो जाएगा अथवा अपने अतिशय वेग से मानसिक जीवन में रोग अराजकता उत्पन्न कर देगा। काव्य और कला का कार्य है भावों विचारों का रेचन या परिष्कार करना। पश्चिम में समय समय पर काव्य और कला, सौंदर्य शास्त्र, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, नृत्य, नूतन शास्त्र, राजनीति शास्त्र के भीतर से वैचारिक आंदोलन उठते रहे हैं। काव्य की ललित कलाओं से संबंधित अनेक विचारधाराओं, आंदोलनों, प्रवृत्तियों को उद्देश्य की दृष्टि से स्थूल रूप में दो वर्गों में रखा जा सकता है। कौन कौन से दो वर्ग है वो? एक आनंदवादी मूल्यों की, ये देख लीजिए, दो वर्ग, आनंदवादी मूल्यों की महत्व प्रतिष्ठा वाले विचार समूह और कल्याणकारी मूल्यों की महत्व प्रतिष्ठा वाले विचार समूह। इन दोनों के भीतर सृजन का प्रयोजन का अर्थ है मानव चेतना का विस्तार और विकास। सृजन एक मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया है। रचनाकार कलाकार इस प्रक्रिया को जिस तरह भी काव्य का सृजन, काव्य का काव्य प्रयोजन से संबंधित हम सारे पढ़ेंगे इसको डिटेल में। और फ्रेंड्स उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और पहले आप वीडियो में अच्छे से पढ़े, बाद में आप PDF देखा करें, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक इससे पहले की वीडियो नहीं देखे तो जाके जरूर देखिए, वो आपको डिटेल में बता रखे मैंने सारे वीडियो, और वो टॉपिक वाइज है और सारी कहानी उपन्यास सारी डिटेल में कराई है। आप वो जाकर देखिए, उससे वो आपके बहुत काम आएंगे। उसमें सारे पात्र बताए मैंने, जो पात्र पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स अभी आपका पेपर होने की कोई उम्मीद है नहीं, इससे मैं कहती हूँ आप ये पढ़ाई जारी रखिए और अच्छे से डिटेल में करिए और साथ साथ स्मार्ट पढ़ाई हो जाए। ओके फ्रेंड्स, और अगर आपको मेरे वीडियो फ्रेंड्स अच्छे लग रहे हैं तो उनको लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय, तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।